फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे। इसका सेक्शन फर्स्ट जो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट के बारे में बात करता है। इस एक्ट का नाम क्या है, कब ये हमारे यहाँ पर लागू हुआ और इसका विस्तार क्या है। इस एक्ट का नाम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और ये जो इंडिया में लागू हुआ वो 1 जनवरी 1909 से होल 9 से वर्क कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में ये होल इंडिया में वर्क कर रहा है, केवल स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज में ये नहीं लागू हुआ, लेकिन वहां भी लागू हो सकता है अगर वहां की गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में इसको प्रकाशित करे तो इसका कुछ पार्ट या संपूर्ण सीपीसी वहां भी प्रोसीडिंग में आ सकती है। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करने की है कि ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं। तो ट्राइबल एरियाज में उनको रखा गया जो 21 जनवरी 1972 को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के 20वें पैराग्राफ में लिखित हैं, उनको हम ट्राइबल एरियाज में काउंट करते हैं। तो ये तो हो गई सेक्शन 1 की बात कि ये हमारा प्रोसीजर, इसका नाम क्या है और कब लागू हुआ और ये वर्क प्रेजेंट टाइम में कहाँ कर रहा है। अब दूसरा सेक्शन इसका कहा डेफिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन कई हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे कोड आता है, सिविल प्रोसीजर कोड। कोड मीन्स होता है इंक्लूड्स रूल्स, जो नियम है, जो रूल हैं, उनको हम कोड कहते हैं। दूसरे डेफिनेशन है डिक्री। डिक्री क्या होती है? द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। इसको हम अब दो तरह की होती है, कौन कौन सी? प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री, दो बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने का कि किसी भी जो सिविल केस है उसकी दो डिग्रियां बन सकती हैं। एक प्राइमरी प्रिलिमिनरी डिग्री कहलाती है और दूसरी फाइनल डिग्री कहलाती है। प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है? When further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of। जो कोई सूट है, जो केस है, वाद है, वो वाद अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। कोई केस कोर्ट में चल रहा है, वो अभी पेंडिंग है और कोई ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर की हम अपील या और रिवीजन के लिए जाते हैं तो हमें क्या चाहिए? उसका फॉर्मल डिग्री चाहिए। तो वो क्या हो गई? प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई। और उसके बाद में जब केस फाइनल हो जाएगा, एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ द सूट, जब फाइनल हो जाएगा, सूट खत्म हो जाएगा, तब जो उसकी डिग्री बनेगी वो उसकी फाइनल डिग्री कहलाएगी। तो अभी बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है और फाइनल डिग्री क्या होती है। अब बात आती है जज। थर्ड डेफिनेशन है जज, द प्रोसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट का, जो सिविल केसेस को हियरिंग कर रहा है, सिविल कोर्ट का जो जज है, उसको हम, सिविल कोर्ट का जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर है, उसको हम जज कहते हैं। ऑर्डर, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिग्री। जो अंतिम उस बात का निर्णय है, जो अंतिम उस बात का निर्णय है जो डिग्री नहीं है, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। अब उस बात का फाइनल क्या है? सपोज करते हैं कि एक एप्लीकेशन ऑर्डर 5 रूल 3 की हियरिंग हो रही है, तो जो ऑर्डर 5 रूल 3 की हियरिंग के बाद उस पर जो डिसीजन आएगा वो उसका ऑर्डर होगा। अब इसमें ऑर्डर की बात ये होगी, लेकिन वो डिक्री नहीं होगा।
उसके बाद आता है प्लीडर। प्लीडर क्या होता है? जो प्लीडिंग कर रहा है। एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन सूट, जो किसी अनदर इन कोर्ट, जो कोर्ट में दूसरे के समक्ष उस केस को प्रोसीड कर रहा है, वो प्लीडर है। जो एक कोर्ट में दो लोग होंगे, जो एक कोर्ट में अनदर के सामने उस केस को, उस बात को प्रोसीड कर रहा है, वो उसका क्या हो गया? प्लीडर हो गया, वो प्लीडर हो गया। अब सेक्शन 3 आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट सबऑर्डिनेशन क्या होगा? सबऑर्डिनेशन मतलब उसका ऊपर का जो कोर्ट है वो कौन सी होगी? जो उस पर कमांड रखेगी, जो उस कोर्ट पर कमांड रखेगी। तो यहां पर कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का किसके अंडर होगी? हाई कोर्ट के अंदर होगी। और जो एवरी सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट दो, कौन कौन सी? सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, दो हुए और दोनों को मिला दिए तो क्या होगा? एवरी सिविल कोर्ट। तो एवरी सिविल कोर्ट और कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस, लघुवाद जो होते हैं, इनको मिला करके इनका सबऑर्डिनेट, ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। और चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट किसके? हाई कोर्ट के, इसलिए ये कोर्टें जो एवरी सिविल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के सबऑर्डिनेट होंगी। तो ये बात सेक्शन 3 कह रहा है। मतलब ये किसके अंडर होंगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर होंगी और हाई कोर्ट के भी अंडर होंगी। अब बात आती सेक्शन 4 की सेविंग्स। सेविंग्स क्या क्या है? पहली बात इन्होंने कहा, इफ एनी प्रोविजंस इन द कोर्ट conflicts with any special or local law, then the special or local law shall prevail। कोई जगह पर है, भारत के किसी जगह पर वहां की सरकार ने लोकल लॉ बना दिया, वहां का लोकल लॉ है, तो जो लोकल लॉ है वहां पर लोकल लॉ अगर लैंड के लिए वर्क कर रहा है, सिविल केसेस के लिए वर्क कर रहा है, जिसको मान्यता प्राप्त हुई है, तो वो लोकल लॉ वहां का वर्क करेगा और वहां पर हमारा सीपीसी उस लोकल लॉ पर इफेक्ट नहीं डालेगी। ये बात हो गई। दूसरी बात कहा, व्हेन द स्पेशल और लोकल लॉ इज साइलेंट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड प्रिवेल। और वहां पर जहां पर लोकल लॉ लगा, अगर वहां पर वो लोकल लॉ कुछ नियमों में कार्य नहीं कर रहा, या उस लोकल लॉ में कुछ ऐसे लॉ हैं वहां के लैंड के लिए, सिविल केसेस के लिए, जो उस लोकल लॉ में मेंशन नहीं है, तो वहां पर जहां वो साइलेंट होगी, मतलब जहां उसके नियम नहीं है, अब वहां पर कौन वर्क करेगा? ये हमारी सीपीसी काम करने लगेगी। सपोज करते एक केस बना, वहां पर एसटी का परमानेंट इंजेक्शन का एक क्लॉज उसमें नहीं डाला गया लोकल लॉ में, तो फिर वहां पर परमानेंट इंजेक्शन के लिए कौन वर्क करेगा? सीपीसी वर्क करेगी। तो ये बात इन्होंने कही। लेकिन अगर वहां की गवर्नमेंट ये चाहती है, फिर बात कह दी, प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी कुड नॉट बी अप्लाइड टू एनी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट। और जो सीपीसी का जो प्रोविजन है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में लागू नहीं होता। ये क्या होता है कि इसमें अप्लाई नहीं होता, इसके अपने रूल चलते हैं। तो अब इसमें बात आ गई कि सेविंग्स क्या है, ये कहां कहां लागू होगी? ये पूरे भारत में लागू होगी। जहां पर लोकल लॉ बना होगा वहां पर वहां का लोकल लॉ वर्क करेगा, वहां पर सीपीसी वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर उस लोकल लॉ में कुछ नियम ऐसे होंगे जो छूटे होंगे, तो वहां पर कुछ उस बात के लिए जरूरत होगी, तो उसके लिए वहां पर सीपीसी वर्क करेगी। ये बात सेक्शन 4 कहता है। अब सेक्शन 5 में आ गए, रेवेन्यू कोर्ट क्या होती है? रेवेन्यू कोर्ट क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ, ए कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन
any local law to intertrain suits or other proceeding relating to the rent, revenue, प्रॉफिट ऑफ लैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इसमें कहा कि जो रेवेन्यू कोर्ट है वो क्या होगी कि जो उस स्टेट में लोकल लॉ बना होगा किसके लिए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, खेती की जमीनों के लिए या खेती की जमीनों के रेंट के लिए, उनके रेवेन्यू के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए, लैंड के जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनके बंटवारे के लिए, उनके नाम दर्ज होने के लिए, इन सारी चीजों के लिए अगर कोई लोकल लॉ उस स्टेट ने बनाया होगा तो वह रेवेन्यू कोर्ट में वर्क करेगी। वहां पर सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जहां पर वही नियम आ जाता जहां पर वहां जो लोकल लॉ है उसमें नहीं होगा रूल, वहां पर सीपीसी वर्क करेगी। ये बात आ गई। अब व्हेन वेयर लोकल लॉ साइलेंट, यही बात जहां लोकल लॉ साइलेंट हो जाए मतलब जहां पर वो नियम नहीं बना होगा, अप्लाई दिस एक्ट, ये एक्ट अप्लाई होगा। आप स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट वांट एनी पार्ट ऑफ दिस एक्ट देन ही नोटिफाई द ऑफिशियल गजट, फिर अगर वो नहीं चाहती है तो ऑफिशियल गजट में दे देगी। अब बात आती है कि रेवेन्यू कोर्ट को और थोड़ा सा क्लियर कर दें। रेवेन्यू कोर्ट क्या है, जैसे तहसील है, जैसे तहसील है, तहसील किसके लिए कार्य कर रही है, लैंड के लिए, जमीन के लिए, उसके रेवेन्यू के लिए, उसके नाम दर्ज करने के लिए, उसके नाम हटाने के लिए, उसे बांटने के लिए, उसे मार्गेज करने के, उसको मार्क करने के लिए कि वो लैंड कहाँ पर है, किस जगह पर किसकी लैंड है। उसके बाद कौन कार्य कर रहा है, अंडर डीएम, डीएम कोर्ट के अंडर में वर्क कर रही है। उसके बाद कमिश्नर, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो जो ये प्रोसेस चल रहा है कौन सा, तहसील और अंडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कौन जिला मजिस्ट्रेट आ गया, और उसके बाद में क्या आ गया कि हमारा कमिश्नर, और उसके बाद में आ गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये रेवेन्यू कोर्ट हो गई। उसकी सबसे पहली कोर्ट तहसील से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद एसडीएम कोर्ट, फिर उसके बाद कमिश्नर, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इन्होंने कहा कि जो वहां का लोकल लॉ बना होगा उस स्टेट का, उस लोकल लॉ पर जो खेती की जमीनों के लिए बना है वहां पर सीपीसी एक्ट वर्क नहीं करेगा। लेकिन जिन बातों पर वो लोकल लॉ वर्क नहीं कर रहा होगा वहां सीपीसी वर्क करेगी। पर अगर वहां की गवर्नमेंट उस सीपीसी के उस प्रावधान को या उसको नियम को नहीं चाहती है तो अपने ऑफिशियल गजट में प्रकाशित करके उसे हटा सकती है। अब जैसे यूपी के अंदर क्या चल रहा, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, तो ये क्या हो गया, यूपी का लोकल एक्ट हो गया, और इस एक्ट के तहत यहाँ की जो लैंड्स हैं उनके वर्क काम करते हैं। तो ये बात सेक्शन 5 में कह दी गई। तो अभी सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 वेरी इजी सेक्शन थे इसके। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड एक्सटेंट की बात कही गई। सेक्शन 2 में डेफिनेशन थी। सेक्शन 3 में सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट थी, और फोर्थ में सेविंग थी, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगी। सेक्शन 5 में था रेवेन्यू कोर्ट। तो ये पांचों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब सेक्शन 6 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय।